आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अंकिता लाल और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी। कल जो हमने किया था चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आज उसका पार्ट 2 है। ठीक है, आज सेकेंड पार्ट है। और आज हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी कि खाद्य संसाधन जो कि फूड रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ फसलें नहीं होती, क्रॉप्स नहीं होता, उसके अलावा एनिमल और एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट भी फूड सोर्सेज में आते हैं कि नहीं? एनिमल और एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट हमने बात की थी, यानी कि पशु से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। तो आज हम लोग यही चीज़ करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 की आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है पशुपालन। ठीक है, जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये देखिए, पशुपालन करने वाले हैं। चलिए डिटेल में जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री होता है पशुपालन का इंग्लिश। एनिमल हस्बेंड्री है क्या, पशुपालन है क्या? तो ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक की। मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किस चीज़ का? साइंटिफिकली कर रहे हैं। किनका? एनिमल लाइफ स्टॉक में, पशु का। इसमें कौन से पशु आते हैं, तो किस तरह से करते हैं? पहली बात तो किस तरह से करते हैं, तो इसमें बहुत तरह के एस्पेक्ट देखे जाते हैं, अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे एनिमल को किस तरह से आप शेल्टर दोगे, छाँव में रखोगे, क्या खिलाओगे, कैसे उनकी ब्रीडिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन, नंबर भी तो बढ़ाना है ना, कैसे ब्रीडिंग कराएंगे, और किस तरह से बीमारियों से बचाएंगे, क्योंकि पता ही है आपको बीमारियों से, जैसे फसल खराब हो सकती है वैसे जानवर भी बीमारियों से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से जानवर हैं जिनको हम लोग इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे होते हैं? तो उसमें आती है आपकी कैटल्स के अंदर हो गए गाय भैंस, गोट बकरी, शीप जो आप जानते हैं भेड़, पोल्ट्री यानी कि जो बर्ड्स होती हैं। ठीक है, पोल्ट्री में ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हमें लगता है सिर्फ चिकन की बात हो रही है। नहीं, कई जगह डक के एग्स भी जो हैं वो भी उगाए जाते, वो भी जो हैं वो फार्म किए जाते हैं। और टर्की भी एक बर्ड है जो विदेश में होती है, चिकन का बड़ा भाई जैसा दिखता है, बहुत बड़ा साइज़ का होता है, उनका भी पालन करते हैं। तो ये हो गए बर्ड्स के। ठीक है, तो पोल्ट्री से आप लोग याद रखेंगे बर्ड्स की बात। अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो जानवर हैं, जैसे कि गाय, पशुपालन का उद्देश्य क्या है? तो दूध देने वाली जो कृषि कार्य हैं, जैसे कि हल चलाना, सिंचाई, वो भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा गाय जो है या भैंस जो है वो हमें दूध देती हैं, दूध से हमें उनका प्रोडक्ट मिलता है। और कुछ देशों में कैटल्स खाए भी जाते हैं, बट हमारे इंडिया में वी डोंट डू दैट, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुछ इंस्टेंसेस हैं विच इज़ अनदर टॉपिक, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट वो आप अपने करंट अफेयर वगैरह में देखेंगे। बट अगर अभी हम लोग बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सिर्फ जो है पशु जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको दूध वगैरह प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते, इसके अलावा जो है कृषि की भी मदद करते हैं। किसमें? हल चलाने में, सिंचाई में, बोझा ढोने में। तो ये हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम आप समझ सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। तो यही वाली चीज़ है। तो अगर हम लोग पोल्ट्री, मैं बोल रही थी आप लोगों को, पोल्ट्री की बात कर रही थी, और फिश फार्मिंग, ठीक है, मछली पालन भी, तो इन सब को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में मछली, गाय, चिकन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटल फार्मिंग, जिसको कहते हैं पशु कृषि। कैटल्स होती क्या हैं? तो कैटल इंडिया में दो है, ठीक है, एक है काउज और बफेलो। ठीक, ये क्या करती हैं? ये मिल्क भी प्रोवाइड करती हैं और ये लेबर भी देती हैं। तो सोचिए, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जो आपके एनिमल्स है वो सिर्फ फूड प्रोडक्ट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो साथ में अपना लेबर भी देंगी एग्रीकल्चर वर्क के लिए। ठीक है, तो अगर जब हम बात करें तो कौन सी लेबर की यहाँ बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर वर्क, जैसे कि टिलिंग, इरिगेशन, काटिंग। अच्छा, इरिगेशन हमने सिंचाई देखी थी। टिलिंग आपको पता है खोदते हैं, ठीक है। मैंने आपको 8th क्लास में आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एग्रीकल्चर के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो उसी स्टेप में ये एक चीज़ आ जाती है। मैं अगर आप लोगों को कहूँ तो एक्चुअली जब थंबनेल स्टार्टिंग में बनी थी ना, तो थंबनेल जब बन रही थी हमारी टीम में, तो उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया और हमने क्लास मेंशन नहीं कर पाए थे। बट आप लोग के ही कमेंट्स देखकर हमने अब से क्लास मेंशन करना स्टार्ट किया। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, लेक्चर नंबर 12 में जाएं, वहाँ पे क्लास 8th में आप जाएं, और क्लास 8th में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करवाया था। ठीक है,
एक बार उसको रिवाइज़ कर लें, और उसको रिवाइज़ करने के बाद आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें तो आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। स्पेशली जो ऊपर क्रॉप वाला पार्ट, जो कल हमने क्रॉप वाला पार्ट किया था, ठीक, तो ये आप लोग देख लें, मैंने आपकी हेल्प कर दी है। आगे से आपके थंबनेल में क्लासेस मेंशन रहेंगी, कौन से क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, और लेक्चर तो मेंशन होता ही है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ओके। हमारी टीम सब ध्यान रख रही है। मेरा काम है पढ़ाना, और मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने दिल से पढ़ाऊंगी और हर चीज़ बताऊंगी जो आएगा एग्ज़ाम में आप लोगों के, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी जो आ सकता है, क्योंकि अब बीपीएससी जो है, आप लोग ऐसा नोटिस किया ही होगा, बीपीएससी जो है वो थोड़ा यूपीएससी लेवल पे आ गया है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, जिसको हम पूरी तरह से तो नहीं मैनेज कर सकते हैं, बट इतना कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड को गेस कर सके स्मार्टली, और गेस करने के लिए भी पढ़ाई चाहिए होती है। तो मैं सब आपकी हेल्प करूँगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हिंदी इंग्लिश सब में, और बस पढ़ते हैं, ओके। चलिए, तो जब हम कैटल फार्मिंग की बात करते हैं तो मैंने बता दिया लेबर और मिल्क दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में 2 ब्रीड होती हैं कैटल की, एक है काओ और बुफेलो। काओ का जो है उसको कहते हैं बॉस इंडिकस, और भैंस का जो साइंटिफिक नेम है बॉस बुबेलिस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कल को एग्जाम में इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि आपने 69th दिया होगा, 69th बीपीएससी अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा कुछ एकदम अजीब से क्वेश्चन थे, हैट का इंग्लिश नाम पूछ रहे थे और अलग उसको मिलाना था कि कहाँ बनती है हैट, ये वो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बट आपको लगता है ये कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, इधर उधर दिख जाएंगे, बट यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दैट ना। बट जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं, जैसे ये साइंटिफिक नेम हम अपनी तरफ से देख के जाएंगे, तो जो गाय का साइंटिफिक नेम है वो बॉस इंडिकस है, और जो भैंस का है वो बॉस बुबेलिस। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, मैं हमेशा आपकी हेल्प करती हूँ नेमोनिक और ट्रिक्स देकर। बॉस और बॉस तो दोनों में ही है, यानी एग्जाम में अगर आपके बॉस, आप समझ गए कि बॉस कैटल से रिलेटेड है, तो इंडिकस हो या बुबेलिस हो, बुबेलिस से बुफेलो काफ़ी सिमिलर है, आपको बस बॉस दिमाग में रखना है, ठीक है। एक बार बॉस रख लोगे तो बुवेलिस आएगा तो बफेलो ही लगा के आओगे, और अगर इंडिकस आएगा तो काओ लगा के आओगे, तो बस इसको याद रखने का ये तरीका होता है। अच्छा, तो जो दूध प्रोड्यूस करने वाली फीमेल एनिमल्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं मिल्च एनिमल। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं इनको, मिल्च एनिमल कहते हैं, इनको कहते हैं मिल्च एनिमल। अगर हिंदी एनसीईआरटी की बात करें तो हिंदी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डेयरी पशु, दूध देने वाले पशु को डेयरी पशु कहा गया है, तो मोर और लेस इंग्लिश नाम ही है, आसान होगा आप लोगों के लिए। तो जब दूध देने वाले पशु जो कि डेयरी पशु हैं उनकी हम लोग बात करें, मिल्च एनिमल्स की, डेयरी पशु की, तो ये ऐसे होते हैं एनिमल्स, चलो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ आप लोग के लिए, डेयरी पशु, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो मिल्क देते हैं, ठीक है। और जब वो एनिमल जो कि आपके फार्म लेबर में मदद करते हैं उनको कहते हैं ड्रॉट एनिमल। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल। ये आपका जो है फार्म में हेल्प करते हैं। इसमें क्या आ गया, इसका एग्जाम्पल सोच सकते हो, बुल। बुल आपने देखा हल जोतने में मदद करते रहते हैं, तो वही है। बुल ना कहकर अगर हम लोग उसको, चलो ठीक है बुल ही कह लो, कैस्ट्रेट कर देते हैं, तो वो एक पूरा अलग प्रोसेस है, कंफ्यूज नहीं होना है। बट याद रखना है कि ड्रॉट एनिमल, मिल्च एनिमल दो अलग तरह के, दूध देने वाले मिल्च, और जो आपका ध्यान लेबर में मदद करते हैं वो हो गए ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है। अब अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, यानी कि दूध देने का एक पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, ये जो दूध देने का पीरियड होता है, दूध देने वाला समय, ये अलग अलग होता है जानवरों में, ठीक है। गायों में एक समय आता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर वो लैक्टेशन पीरियड में आती हैं, और हार्मोन्स देकर भी कभी कभी इन लोगों से एक्सप्लॉयटेशन करके इन लोगों से मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत प्रोसेस है। अच्छा, 2 तरह की ब्रीड होती हैं, एक होती है एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड, और एक होती है लोकल ब्रीड, ठीक है। मैंने हिंदी एनसीईआरटी में चेक किया तो ये यही नाम दिया हुआ है, लाल सिंधी और साहिवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम बात करें एग्जॉटिक और लोकल ब्रीड की, तो एग्जॉटिक का मतलब हुआ फॉरेन ब्रीड, विदेशी जो जनजातियां होती हैं। ऐसे गाय भैंस क्यों चुने जाते हैं, क्योंकि इनका ना लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड होता है, जो जितना लंबा दूध दे सकेगा उतना फायदा है। अभी कोई गाय सिर्फ 2 महीने दूध दे सकती है और कोई गाय 6 महीने दूध दे सकती है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, 6 महीने वाले को ऑब्वियसली, ताकि आपको ज़्यादा दूध प्रोवाइड हो सके। तो जो फॉरेन ब्रीड होती हैं इसमें आपको जर्सी और ब्राउन स्विस का नाम याद रखना है, ये विदेशी ब्रीड है, ठीक है। ब्राउन स्विस नाम और जर्सी, ठीक है,
ये दो नाम याद रखने हैं। और लोकल ब्रीड आपको ज़्यादा याद रखनी है, लाल सिंधी और साहिवाल, ये तो बिल्कुल आपने रट लेना है। ये हमारी लोकल ब्रीड है, लेकिन ये क्या फ़ायदा देती हैं, इनका उतना लैक्टेशन पीरियड तो नहीं है दूध देने का समय, बट इनमें रेजिस्टेंस है बीमारियों की, मतलब बड़े भयंकर भयंकर बीमारियों से ये बच सकती हैं, ठीक है, अपने आप को बचा सकती हैं। तो आपको लाल सिंधी और साहिवाल याद रखना है, ओके। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं हमको, अब चलो मैंने आपको इससे पहले बताया था दो टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन और जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या कर देते हैं, नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बहुत एक्सटेंट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, याद है आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस करते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसी गाय ले लेते हैं, मान लो वो ए है जिसमें ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड है, LP हाई है, लिख दिया मैंने, ठीक है, उसको ब्रीड करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। क्रॉस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसको मैंने क्रॉस करवा दिया बी, जो कि क्या थी, वो रेड सिंधी थी फॉर एग्जांपल। तो रेड सिंधी से हमें कौन सा फ़ायदा मिल रहा है, हमें रेजिस्टेंस टू डिजीज़ मिल रहा है। और फिर हम एक क्रॉस ब्रीड बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, जो इन दोनों से मिलकर बनता है ना, इसको क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। एक क्रॉस ब्रीड बना देते हैं, और इस क्रॉस ब्रीड के पास क्या फ़ायदा है, इसके पास फ़ायदा ये है कि इसके पास डिज़ायर्ड क्वालिटी हो गई दोनों की, इसकी दूध देने की ज़्यादा क्षमता और इसकी बीमारी से बचने की क्षमता। तो क्या है, बेनिफिट ही तो है हमें। तो कभी कभी क्रॉस ब्रीड भी करते हैं। अच्छा, एनिमल जो है, ये एनिमल जो है इनको कुछ खिलाना भी पड़ेगा जिनसे इनका दूध का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, या फिर जिनसे इनका लेवल बढ़ सके। तो इनको हम लोग फीड देते हैं, क्या देते हैं, फीड देते हैं। ये फीड में क्या होता है, रफेज होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। रफेज क्या होता है, रफेज मेनली फाइबर होते हैं, जैसे क्या चारा देते हैं ना, भूसा देते हैं, वो रफेज हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रीन चीज़ें भी देते, वो रफेज हो गया। कॉन्सेंट्रेट हो गया लो इन फाइबर, ठीक है। और इनमें हाई लेवल होता है प्रोटीन अदर न्यूट्रिएंट का, यानी कि आपको अपनी गाय को फाइबर भी देना पड़ेगा और फाइबर के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट भी देने पड़ेंगे, ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिर्फ हमारा ही डाइजेशन, पाचन से जो क्रिया है वो सिर्फ हमारी ही नहीं है, इनकी भी है, तो इनका भी डाइजेशन सही होना चाहिए। इसीलिए इनको रफेज और कॉन्सेंट्रेट देते हैं। तो आपने याद रखना है, रफेज और कॉन्सेंट्रेट, ये क्या है, ये एनिमल का फीड है, ओके। अच्छा, अब ना गाय, ये जो कैटल्स होते हैं, इनमें बीमारियां हो सकती हैं जिससे बहुत ज़्यादा डेथ हो जाएंगी इनकी, और डेथ ही नहीं होगी तो बीमारियां जो हैं उनसे क्या होगी, डेथ हो जाएगी। और उसके अलावा सिर्फ डेथ ही नहीं होगी, डेथ तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से उनको बचाना पड़ता है बीमारियों से। लेकिन कौन सी ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये बीमारियां कॉज करते हैं, तो बैक्टीरिया, फंजाई, कहीं कहीं मोल्ड्स भी हैं, वायरसेस भी हैं, ये भी करते हैं। फंजाई भी कहीं कहीं अटैक कर देता है। तो ये सारे जानवर जो हैं वो अटैक कर देते हैं, किस पे, कैटल पे अटैक कर देते हैं। इसी वजह से अगर आप पशुपालन कर रहे हो, उसमें भी अगर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हो, जो आपने देखा अभी ऊपर, कृषि, पशु कृषि कर रहे हो, तो आपको जो है वैक्सीनेशन दिलवाना पड़ेगा। सिर्फ ह्यूमंस में ही वैक्सीनेशन नहीं होता, इनको वैक्सीनेट करवाना होगा, ताकि ये वायरल और बैक्टीरियल डिजीज सबसे ज़्यादा होती हैं जानवरों में, और हमने पिछले क्लासेस में करी भी थी। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ना एक बैक्टीरियल डिजीज़ बताओगे कैटल का, कमेंट सेक्शन में, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल्स एक, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है 1, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आने का बहुत चांस है। मैं आपको भी बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद भी है ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, पार्टिसिपेट करें, और ये आपको फॉर लाइफ याद रहेगा। और कल को कभी कोई पढ़ रहा होगा तो आपके कमेंट के वजह से मे बी उसका भी फ़ायदा हो जाए। तो बस आप कमेंट सेक्शन में एक बैक्टीरियल डिजीज़ बताओगे कैटल का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देख लिया इन्फेक्शियस डिजीज़ का। अब बारी आती है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन आप कह सकते हैं। क्या होता है, मोस्टली पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी पालन होता है। इसमें क्या करते हैं, जो ये आप देख रहे हो, ये फाउल है, फाउल ये मैं बर्ड के लिए बोल रही हूँ, जो एग देते हैं, ठीक है, ये बर्ड्स होती हैं। ये क्या करते हैं, इनका पालन करते हैं, किस वजह से, ताकि अंडा और मीट प्रोवाइड हो सके, अंडा और उनका मीट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। क्या होता है कि अभी जो आप लोग देखते हैं वाइट कलर का चिकन, जिसको ब्रॉयलर चिकन बोलते हैं, सुना होगा आपने ब्रॉयलर चिकन, ये जो है ना, ये क्रॉस ब्रीड है, ठीक है,
ये क्रॉस ब्रीड है, अभी ऊपर बताया मैंने क्रॉस ब्रीड क्या होता है। इसमें क्या है, एक इंडियन मुर्गे की वैरायटी असील, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब एकदम रट मार लो, असील। और एक है फॉरेन ब्रीड जिसका नाम है लेग हॉर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो। इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं और फिर बनाते हैं ब्रॉयलर। तो इसमें दो ट्रेट आ जाती है, इंडियन भी और विदेशी ट्रेट भी। अच्छा, अभी ये जो ब्रॉयलर चिकन होता है, डॉर्फ ब्रॉयलर पेरेंट जो होते हैं वो चिक प्रोड्यूस करते हैं, ये कमर्शियल है, ठीक है, इनको कमर्शियल पर्पसेस से दिया गया, इनमें अडेप्टेशन है गर्मी सहने की और इनको ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वही ब्रॉयलर चिकन जो है वो मिलता है मार्केट में, ये देखो यही है वो ब्रॉयलर चिकन। इसमें असील और लेगहॉर्न को क्रॉस कराया जाता है। आप असील और लेगहॉर्न याद रखें, लेगहॉर्न विदेशी ब्रीड, असील नाम से थोड़ा इंडियन लग रहा होगा आपको, ये इंडियन ब्रीड है, ठीक है। अच्छा, जब रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड, अगर आप क्या करो कि एग लेइंग बर्ड की साइज कम कर दो तो क्या होता है ना, उनको कम डाइट देने की ज़रूरत पड़ती, चीप डाइट होता है, और फिर क्या होता है, बेनिफिट होता है। कम इनपुट दोगे ज़्यादा आउटपुट दोगे तो क्या होगा, कम इनपुट दिया ज़्यादा आउटपुट दिया तो क्या तो क्या हो रहा है आपको यहाँ पे, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। और ये सारी कमर्शियल चीज़ें हैं, ये लाभ के लिए ही होता है, ये पैसों के लिए ही होता है, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है, आपको इतना समझ में आ गया, इस तरह से ये देख लिया। अब हम लोग एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन की बात करें, अंडे और ब्रॉयलर के उत्पादन की बात करें, तो देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर में वाइट अंडे और ब्राउन अंडे दोनों दिख रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ अलग हैं, ये भी सेम चिकन के ही अंडे हैं, बट क्योंकि इनको जिस तरह से ब्रीड किया जाता है, जिस तरह से इनका ब्रीड किया जाता है, जो इनकी वैरायटी होती है, जिससे इनको क्रॉस किया जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, एनिमल में भी होता है ये, यही सारे तरीकों से इनके ना एग के कलर में डिफरेंस आ जाता है, न्यूट्रिएंट वैरायटी में डिफरेंस आ जाता है, बट होते ये भी एग हैं। अच्छा, ब्रॉयलर चिकन्स जो होते हैं, जो इनको खाते हैं, उनको विटामिन रिच फूड दिया जाता है। अब हमने जैसे गायों की बात की थी, तो इनका भी एक फीड होता है जो इनको खिलाया जाता है, इनको दिया जाता है विटामिन रिच फीड, ठीक है। तो क्यों, कल को हम लोग जब इनको खाएंगे, अगर कोई चिकन या का मीट कंज्यूम करता है, तो अगर कल को वो खाए तो उसके पास भी ये जो चिकन आए वो हेल्दी आए, ओके। तो विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है ताकि इनका बेटर ग्रोथ हो और बेटर एफिशिएंसी हो। इनका जो राशन होता है ना ब्रॉयलर चिकन का, वो जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोटीन रिच होता है और उसमें फैट भी इतना ही होना चाहिए। इनफैक्ट विटामिन ए और विटामिन के जो है वो बहुत हाई रखा जाता है। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया ये कि जो पोल्ट्री होती है उसको कौन से दो विटामिन रिच खाना प्रोवाइड किया जाता है, उनका फीड उनको खिलाया जाता है, तो विटामिन ए और विटामिन के रिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। विटामिन ए और विटामिन के रिच जो है इनका फीड होता है, ओके। अब ये जो पोल्ट्री होती हैं, ये जो पोल्ट्री फाउल्स होती हैं, इनको भी बीमारियां हो जाती हैं, किनसे, वायरस से, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट से। तो इसी वजह से इन लोगों को, और इनफैक्ट इनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है, ढंग से आप नहीं दोगे ये न्यूट्रिएंट तो इनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इस वजह से ज़रूरी है कि ये जो जानवर हैं इनको आप बीमारियों से बचाओ, ओके। तो ये आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पशुपालन के पशु को, जो कि है मत्स्य, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन। फिश के बारे में अगर हम बात करें तो फिश बड़ा ही चीप सोर्स है एनिमल फूड का, स्पेशली प्रोटीन का। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो फिश एक बहुत चीप सोर्स होता है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज होती हैं ना, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही परफेक्ट सोर्स है, बहुत चीप सोर्स है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में मिल जाता है। और हमारे, आपको पता ही है कि समुद्र इतना ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट पे कंपेयर टू लैंड, तो काफ़ी चीप, ये मोर देन 70% आपको पता है वाटर है। तो इस वजह से क्या होता है, पानी ज़्यादा है तो मछलियाँ ज़्यादा होंगी, और मछलियाँ बहुत चीप सोर्स होती हैं। तो अब क्योंकि ये चीप सोर्स है तो ऑब्वियसली इनको फार्म किया जाएगा। तो फिश प्रोडक्शन में किस तरह की मछलियाँ होती हैं, शेल फिश भी उगाई जाती हैं और फिन्ड फिश भी। अब ये क्या है फिन्ड फिश और शेल फिश? देखो, फिन्ड फिश का मतलब हुआ ऐसी मछलियाँ, मैं पिक्चर बनाती हूँ, जिनमें ये फिन है, ये दिख रहा है आपको, जिनमें प्रॉपर फिन्स हैं, ये रही, ये फिन होती हैं, ये ठीक है, प्रॉपर मछलियां जो आपने किताबों में पिक्चर देखी। और शेल फिश वो होती है जिनके ऊपर शेल होता है, जैसे कि प्रॉन
प्रॉन आपने देखा इस तरह का होता है और उसके ऊपर एक पूरा ऐसे इस तरह का वो होता है, इस तरह के इसके टेंटिकल्स, कीड़े जैसा दिखता है, बट वो कीड़ा नहीं होता। ऑल्दो सच बताऊं मैं आप लोगों को तो ये चलो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉन जो और मोलस्क की हम जब बात करते हैं ना, इनको फिश में काउंट किया जाता है जब इनकी पालन हो रही हो, बट अगर साइंटिफिकली देखें तो प्रॉन एक क्रस्टेशियन है और क्रस्टेशियन आता है आपका इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड है। चलो छोड़ो इतना क्या करना, एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा किंग फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसमें आता है ये प्रॉन, ठीक है। प्रॉन की बात हो रही है, प्रॉन की। तो ये टेक्निकली इट्स नॉट अ फिश, अगर आप टेक्निकलिटी में जाओगे तो ये मछली नहीं है, ये आता आपका आर्थ्रोपोड में है, ठीक है। और आर्थ्रोपोड के अंदर ही इंसेक्ट आते हैं, तो टेक्निकली ये इंसेक्ट भी नहीं है, ये आर्थ्रोपोड है। बस आर्थ्रोपोड ऐसे जानवर होते हैं जिनके लेग्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं, उनको आर्थ्रोपोड बोलते हैं, ठीक है। और रही बात मॉलस्क की, ठीक है, तो कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि वो लोग मॉलस्क खाते हैं। मॉलस्क में क्या हो गया, घोंगा सुना है आपने, ऐसा दिखता है, ठीक है, उसमें शेल होती है और वो अंदर होता है शेल के, स्नेल बेसिकली, स्नेल वगैरह कुछ लोग खाते हैं, वो मॉलस्क होता है। और मॉलस्क भी अपना एक अलग ही किंगडम है, तो इनको जब पालन किया जाता है मछली के अंदर पालन किया जाता है, बट टेक्निकली दे आर नॉट फिश। तो जब भी शेल फिश आए तो दे आर नॉट टेक्निकली फिश। ये आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप लोग, ये अंकिता मैम के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज अ प्रॉन। तो बहुत लोगों ने मछली की तरह खाया होगा प्रॉन को, सो दे विल थिंक दैट दिस इज अ फिश, बट इट इज नॉट, इट इज एन आर्थ्रोपोड, ओके। फिर दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो फिश की बात की जाए तो फिश कहाँ मिलता है, समुद्री पानी में भी मिलता है और जो मीठे पानी होते हैं हमारे उसमें भी मिलता है। तो इसी वजह से दो तरह से मछलियों को पकड़ा जाता है, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, होती है फिश फार्मिंग। नेचुरल रिसोर्सेज को कैप्चर फिशिंग भी कहते हैं और फिश फार्मिंग को कल्चर फिशिंग कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुआ कि मछली थी आपके पानी में, ठीक है, आप गए उसको पकड़ लिया, एकदम सिंपल, नाम से ही पता चलेगा, कैप्चर, पकड़ना। और कल्चर यानी कि आपने एक तालाब बनाया, उस तालाब में दाने दिए, उसको प्रॉपर ग्रो किया, बड़ा किया और फिर आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो हो गई कल्चर फिशरी। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, कैप्चर और कल्चर। हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में दिया है कि जो प्राकृतिक स्रोत की मछलियां होती हैं, जिसकी अभी हम बात करें, जिन्हें पकड़ा जाता है, ठीक है, जिसको मैंने वहाँ पे कैप्चर फिशरी कही थी। और दूसरा स्रोत होता है मछली पालन का, जिसको मछली संवर्धन भी कहते हैं, ठीक है, मछली संवर्धन। तो एक हो गया मछली प्राकृतिक स्रोत पकड़ना और दूसरा मछली संवर्धन, ओके। तो ये है मछली संवर्धन, ओके। ये हो गया आपका कैप्चर, कल्चर फिशरी, और दूसरा हो गया ये सिंपल पकड़ना प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेस से। तो इस तरह की बात हो गई, दोनों तरह से मछली पकड़ी जाती है, ये हमने देख लिया। अब अगर हम लोग बात करें मरीन फिशरी की, समुद्री मत्स्यिकी की, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि समुद्र से पकड़ा जाता होगा। आपको बता दें कि इंडिया का जो मरीन कोस्ट लाइन होता है वो 7,500 किलोमीटर जितना बड़ा हमारा मरीन कोस्ट लाइन है, और बहुत ही उससे आगे जो है वो बड़े डीप समुद्र हैं। तो सोचो मछली भी कितनी होगी जब हमारे पास इतना कोस्ट लाइन है। इसी वजह से इंडिया में मछली पालन बहुत जोर शोर से होता है। पॉपुलर मरीन समुद्र मत्स्य कौन सी होती हैं, समुद्री मछलियां कौन होती हैं, तो पॉम्फ्रेट, मैकरेल, टूना, सैंड्रिन, बॉम्बे डक, ये कुछ पॉपुलर मछलियां, इनके नाम आप याद रखोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंग्लिश नेम्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने कुछ के पिक्चर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जैसे ये सामन है, ये इतना पॉपुलर है ना, सामन मछली विदेश में बहुत खाते हैं। फिर होता है ये मैकरेल जो यहाँ आपके पिक्चर दी हुई है। फिर होते हैं सार्डिन्स, ये देखो ये सार्डिन्स है। उसके बाद होता है एक हेरिंग होता है, ओके, जिसको बॉम्बे डक भी बोलते हैं, ये रहा। उसके अलावा कुछ लोग ऑयस्टर्स भी खाते हैं। तो ये कुछ समुद्री मछलियाँ, इनके नाम याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो मछलियाँ होती हैं वो कैसे पकड़ते हैं, तो बड़ी बड़ी जो मछलियों का ग्रुप होता है ना, उसको स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं बीपीएससी में, तो ये भी कल को दिख सकता है कि ग्रुप ऑफ फिशेज आर कॉल्ड स्कूल। तो स्कूल ऑफ फिश होता है, ये ओपन सी में रहते हैं। इनको सैटेलाइट, और आजकल सैटेलाइट और इको साउंडर से भी इनको पकड़ा जाता है। सोचो कितना हाईटेक जमाना आ गया मछली पकड़ने के लिए, सैटेलाइट और इको साउंडर्स। अगर हम लोग बात करें तो जो मछली होती हैं
कभी कभी क्या होता है ना, मछली का जो स्टॉक है वो कम होने लगता है, तो फिर क्या करते हैं, कल्चर फिशरी करते हैं। कल्चर में क्या, मैंने आपको ऊपर बताया, उनको प्रॉपर दाने देकर बड़ा किया जाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को कहते हैं मैरीकल्चर, क्योंकि मरीन में हो रहा है इसलिए उसको कहते हैं मैरीकल्चर, तो ये याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इनलैंड फिशरी, जो कि है अंतःस्थली मत्स्य की। ये जो है ना ताजे पानी की मछलियां होती हैं। किसकी होती है? ताजा पानी की मछली होती है, ठीक है, ताज़ा पानी की। तो जो इनलैंड मछलियां होती हैं, जिसको अंतःस्थली मत्स्यिकी कहते हैं, इसमें ऐसे फिश होते हैं जो आपको कनाल, पॉन्ड, रिजर्वायर और रिवर में मिलती हैं, ठीक है, नदियों में, तालाबों में। ब्रैकिश वाटर सोर्सेज मतलब कि नमकीन, ब्रैकिश का मतलब होता है नमकीन, ओके, नमकीन। तो जो नमकीन पानी के सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होता है आपको समुद्र का पानी, वो आपका होता है ताज़ा पानी। ये जब मिक्स हो जाता है, सॉरी, समुद्र का पानी ये हो गया आपका ब्रैकिश, और ताज़ा पानी हो गया आपका नदी। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे समुद्री पानी और फ्रेश वाटर मिलता है, ऐसे जगह को कहते हैं एस्चुरीज या लगून। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, एस्चुरीज या लगून। यहाँ पे बहुत कमाल की मछलियाँ आपको मिलेगी। ये बहुत मछलियों के लिए बड़ा सही सा जगह है, रिच है फॉर फिश, फिश के लिए रिच सोर्स हो गया। ये हो गया कि नहीं? तो एस्चुरीज वगैरह यहाँ पे लगून्स, जैसे एक सुंदरबन डेल्टा आप जानते होगे, नाम सुना होगा आपने सुंदरबन डेल्टा का। तो सुंदरबन डेल्टा इज अ लार्ज एरिया, डेल्टा एरिया है, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे भी बहुत मज़ेदार तरह की मछलियाँ जो हैं वो देखी जाती हैं, और बहुत ही परफेक्ट है ये मछलियों के पालन के लिए। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अच्छा, अब ईल्ड अगर नहीं हाई होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी मछलियों को पाला जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ एक्वाकल्चर। वहाँ क्या कहते हैं, मेरीकल्चर, और यहाँ कह रहे हैं एक्वाकल्चर, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस देख लिया। अच्छा, फिश कल्चर जो होता है, कई कई जगह क्या किया जाता है, जहाँ पे चावल उगा रहे होते हैं वहीं पे मछली भी उगा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ धान उगता है ना, उसको बहुत पानी चाहिए होता है धान उगाने के लिए। मैंने 8th क्लास के चैप्टर में आपको बताया था, डू गो देयर एंड रिवाइज, ओके। तो आपने देखा होगा चावल का जो खेत होता है उसके अंदर बहुत पानी जमा होता है। अब पानी ज़्यादा जमा हुआ होता है तो इस वजह से उसमें मछली भी लोग उगा लेते हैं, तो एक पंथ दो कार्य हो गया कि नहीं? इससे क्या होता है, तो मछली भी उग जाती है और पैडी का फील्ड भी सही रहता है। तो इस तरह के कल्चर को हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं इसको बॉक्स में डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। कॉम्पोजिट फिश कल्चर, कॉम्पोजिट का मतलब ही होता है ना साथ में, तो ये हो गया कॉम्पोजिट फिश कल्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ओके। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया एक कॉम्पोजिट। अच्छा, क्या होता है ना, लोकल या इंपोर्टेड फिश स्पीसीज जो होती हैं उनको उगाया जा सकता है। इसमें चैलेंज क्या है, कई बार क्या होता है ना, कुछ मछलियाँ जो हैं वो सिर्फ मानसून के टाइम आती हैं ब्रीडिंग करने के लिए, यानी कि अंडे देने के लिए। तो क्या होता है, आपको उतने ही देर उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अवेलेबिलिटी भी तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हो, आप मछली उगा रहे हो, मछली को एकदम उगाने का ये मतलब वो एकदम छोटे से अंडे से बड़ा करना, तो क्या होता है ना, कभी कभी अच्छी सीड की कमी हो जाती है। सीड का मतलब है यहाँ पे वो एग्स की कमी हो जाती है, और इस पे क्या किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है हार्मोन्स का, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया जाता है। हार्मोन डाल करके उनको वापस उगाया जाता है और फिर उनको तालाबों में उगाया जाता है। तो ये प्रॉपर मछली प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन था, ओके, फिश का पूरा मेथड था। अब हम लोग जाएंगे बी कीपिंग में। जब हम लोग बी कीपिंग की बात करते हैं तो ये होता है मधुमक्खी पालन। ये देखो इस तरह के आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं, इन सब में मधुमक्खी पालन हो रहा है। ये भी प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है फूड रिसोर्स का। ये देखो, ये देख रहे हो किस तरह से एक बॉक्स के अंदर से ये पूरा सूट बूट में ये इंसान निकाला, क्योंकि ये मधुमक्खियाँ ये काटेंगी तो बहुत दर्द होगा तो ये भी पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर हम लोग बी कीपिंग की बात करें तो क्यों ही हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, तो दो चीज़ों के लिए, एक तो मधुमक्खी के मधु के लिए, और दूसरी चीज़ जो हम लोग अक्सर दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मधुमक्खी पालन क्यों करते हैं, सब के सब हनी बोलोगे, बट वैक्स बहुत कम लोग बोलोगे। मधुमक्खी जो होती हैं उनका बी हाइव, उनका जो ये छत्ता होता है वो सोर्स ऑफ वैक्स होता है। और वैक्स का कहाँ यूज़ है, तो ये मेडिसिन प्रिपरेशन में, दवाइयाँ जो बनती है उसमें वैक्स का, सिर्फ दवाइयों में ही नहीं, कॉस्मेटिक्स में भी वैक्स का यूज़ होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैंने बता दिया, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो पहला तो ये साइंटिफिक नेम ऑफ मधुमक्खी एपिस सेरेना इंडिका, इसको कहते हैं इंडियन बी। कोई भी चीज़ इंडियन है वो हो गई हमारे एग्जाम के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको एक ही चीज़ याद रखना है, एपिस लग गया तो वो मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम होगा। क्या याद रखना है, एपिस मधुमक्खी। और बॉस किसके लिए था,
यस, कैटल के लिए था, एपिस मधुमक्खी के लिए। तो एपिस डोर्साटा होता है रॉक बी और एपिस फ्लोरी होता है लिटिल बी। अब क्योंकि इन तीनों के नाम एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको सिर्फ इंडियन बी ही नहीं, आपको रॉक बी और लिटिल बी के भी नाम याद रखना है। डोर्साटा इज रॉक एंड फ्लोरी इज लिटिल। फ्लोरी आप ऐसे याद रख सकते हो, छोटा सा फ्लावर, छोटा सा फूल, अपना याद रखने का तरीका है, किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, एक्सोटिक वेराइटी, अब सिर्फ इंडियन है तो इटालियन भी वेराइटी भी है, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है एपिस मेलिफेरा। ये है आपका इटालियन बी वेराइटी। इसको यूज़ किया जाता है ताकि यील्ड ऑफ हनी बढ़े, ज़्यादा हनी इससे निकलता है एपिस मेलिफेरा के छत्ते से। इटालियन हनी बी में बहुत हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है और ये बहुत कम काटते हैं। देखो फ़ायदा, डबल फ़ायदा दिख रहा है आपको, डबल फ़ायदा, स्टिंग भी कम करेंगी, काटेंगी भी कम, और साथ ही साथ मक्खी जो है आपको ज़्यादा हनी भी प्रोवाइड करेंगे। और इनका जो बी हाइव होता है, जिस छत्ते में ये रहती हैं, वो ज़्यादा दिन तक इसमें ब्रीड करती रहती हैं, तो वो भी एक फ़ायदा है। हनी का अगर कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो बी फार्म्स होती हैं। बी फार्म्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एपियरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हल्के में ना ले, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए बहुत मसालेदार चैप्टर है। एपियरी बी फार्म्स होती हैं, यहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन। तो जो वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी है वो डिपेंड किस पे करता है। अब आपने चलो मधुमक्खी पालन कर लिया, अब आप चाहोगे बढ़िया क्वालिटी की मेरे को मधु मिले, तो मधुमक्खियाँ मधु बनाती कैसे हैं? तो फ्लावर्स के नेक्टर से रस लेकर। तो जितना अच्छा फ्लावर का क्वालिटी होगा उस छत्ते के पास, उतना अच्छा नेक्टर आएगा और उतना अच्छा रस आएगा, उतना अच्छा पॉलन, उतनी अच्छी मधु बनेगी। तो आपको वहाँ आसपास के फ्लावर्स भी अच्छे रखने होंगे। इसके अलावा कभी राइट काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल हो साथ, तो उसके हिसाब से टेस्ट भी हनी का अच्छा होता है। एक ना हनी वैरायटी होती है जिसको कहते हैं मनुका हनी, मनुका हनी, ठीक है। ये इतना महंगा हनी है ना, इसको गूगल करें, ठीक है, बहुत आपको मज़ा आएगा, गूगल करना इसको। जो मनुका हनी है ना, ये इतना एक्सपेंसिव हनी है और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि कॉस्मेटिक्स में आजकल इसका इतना यूटिलाइजेशन होने लगा है कि मतलब इसको एक बार लगाओ स्किन सॉफ्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप हेल्थ बेनिफिट की बात करो तो बहुत मेडिसिनल हनी है ये, तो आप लोग प्लीज़ इसको सर्च करें, ये एक बहुत अच्छी हनी है। इसको भी जो उगाने का प्रोसेस है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एक बार आप लोग देखें। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें एनसीईआरटी से मैंने निकाली हैं कि इंडिया में 4 टाइम्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हुआ है 1952 से 2010 में, और सिर्फ 25% एरिया ही अभी भी कल्टीवेशन का एरिया बढ़ा है, लेकिन फूड का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया है। तो ये इस टाइम में हुआ है, किस टाइम में? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ है। तो यही ये ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी का पशु प्रबंधन वाला चीज़ कर लिया। हमने फसल देख ली, हमने फसल के पोषण तत्व देख लिए, हमने अलग अलग चीज़ें देख ली, हमने कृषि प्रणालियाँ देख ली, हमने इसके अलावा विशेष फार्म के मेथड्स देखने, हमने पशुपालन देखने, हमने मिश्रित फलत सब कुछ देख लिया। और अगर इंग्लिश एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें भी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इस तरह से हमने प्रॉपर ये चैप्टर कर लिया है। 9th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये ज्योग्राफी और बायोलॉजी दोनों के एस्पेक्ट से करना है। तो आपको पता ही है जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम सबसे फेवरेट काम करते हैं हमारा, वो है प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस बनाते, देखते फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। देखो पहला क्वेश्चन है कि ये सीडीपीओ में आया हुआ है 2022 के, कि क्लोन्स ऑफ एनिमल आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ। कौन से तरीके से क्लोन बनाया जाता है आप बताएं मुझे। तो क्लोन्स बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से, है कि नहीं। इकोलॉजी तो होगा नहीं, एम्ब्रियोलॉजी तो होगा नहीं, जेनेटिक्स भी होगा नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है प्लांट को? तो मिट्टी से मिलता है, पता ही है आप लोगों को। अच्छा, वाटर पासेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट बाय अ फिजिकल प्रोसेस। वाटर कैसे जाता है ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जब मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बता रही थी। इनफैक्ट मैंने सेल में भी बताया था कि एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो वाटर जो है रूट ले लेता है, वो प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है यूपीएससी का आया हुआ, ठीक है। यह है कि अगर कभी जो अनाज है उसको अच्छे से हैंडल नहीं करते, स्टोर करके नहीं रखते ऑयल सीड को, तो उसमें ना एक टॉक्सिन, यानी जिसको आप पॉइजन मान लो, पॉइजन जैसा कुछ उसमें बनने शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। जो कि जनरली क्या होता है, आप कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया बोलते हैं कि उसको उबाल दो तो मर जाएगा, लेकिन ये एफ्लाटॉक्सिन ना उबालने के प्रोसेस में भी नहीं मरता है। तो ये एफ्लाटॉक्सिन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है?
तो ये आप लोग याद रखेंगे, मोल्ड करते हैं, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कोई बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ से नहीं, मोल्ड से निकलता है। ये मोल्ड जो है वो जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है ना वहाँ पे आ जाते हैं। ब्रेड मोल्ड वगैरह आपने सुना होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होती है। और ये मोल्ड जो होते हैं वो होते क्या है, अगर आप मुझसे पूछो तो ये फंजाई होते हैं, ठीक है, याद रखना है। ये आया हुआ यूपीएससी में इंपॉर्टेंट, और बीपीएससी कभी कभी एज इट इज यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट कर देता है, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपका तो मतलब मजे आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पहली शीप जो क्लोन हुई थी उसका नाम था डॉली। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका पहले ही रट जाना चाहिए। पहली शीप जिसको क्लोन किया गया था उसका नाम था डॉली, लेकिन उसको किस टेक्निक से क्लोन किया गया था, तो याद रखेंगे सोमैटिक सेल ट्रांसफर। ये बस याद रख लें सोमैटिक सेल, जब मैं चैप्टर में आऊंगी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले में तो आपको डिटेल में बताऊंगी। बायोटेक का पार्ट है, ठीक है, ये बायोटेक का पार्ट है, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है डॉली, ये पहली क्लोन शीप थी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सोमैटिक सेल ट्रांसफर टेक्निक से हुआ था इनका जन्म। उसके अलावा मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन लाई हूँ जो कहीं देखा नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने बीपीएससी के पैटर्न को स्टडी किया है और मेरे हिसाब से बीपीएससी अब इस तरह के अतरंगी क्वेश्चंस लाए जाएंगे बीपीएससी में, ठीक है। कंपटीशन भी बढ़ गया और हम कहीं भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इससे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी थोड़ा बताऊंगी कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं, आप कैसे बिना जाने भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन आया है कि पोलेंस वैल्यू ऑफ मिल्क, तो इससे आपको पता चल गया मिल्क में कोई चीज़ होती है पोलेंस वैल्यू करके, तो कल को एग्जाम में आ सकता है पोलेंस वैल्यू किस में होती है, तो मिल्क में होती है, ठीक। तो पहला चीज़ तो आप इधर से ये देख लोगे, उसमें क्या होता है, किस वजह से पोलेंस मिल्क वैल्यू होता है, फैट, वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड, वाटर इनसोल्यूबल फैटी एसिड या प्रोटीन। पहली चीज़, जब भी कोई ऑप्शन दो एकदम सिमिलर लाइन पे हो जिसमें सिर्फ सॉल्युबल इनसॉल्युबल का अंतर हो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इनमें ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हम उस पे जाते हैं अभी, और फॉर टाइमिंग फैट और प्रोटीन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब आगे आपके 50-50 चांसेस है, वाटर सॉल्युबल होगा या वाटर इनसॉल्युबल होगा। इस केस में वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड होगा आंसर आपको, इसका आंसर होगा फैटी एसिड। यानी पोलेंस वैल्यू जो है वो मिल्क का फैट का कंसंट्रेशन नापता है, फैट, ठीक है, फैट कंसंट्रेशन। तो ये आपको एक मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड होगा, ठीक है, जो पानी में सॉल्युबल घुल नहीं पाते वैसे फैटी एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ सके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब भी पढ़ा हमने, इट्स टू इजी फॉर अस, कंपोस्ट, राइट। कंपोजिटिंग और वर्मी कंपोस्टिंग करा था ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आज के ज़माने में पानी बहुत ही ज़्यादा स्कार्स रिसोर्स हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो जो सिंचाई के मेथड है इसमें से कौन सा जो है सिंचाई का मेथड आप यूज़ कर सकते हो कि वो सस्टेनेबल रहे और फिजिबल रहे। मैंने आपको सस्टेनेबल बताया क्या होता है सस्टेनेबल, ठीक है, पिछली क्लास में, एंड आप सब अब तो जान ही चुके हो इस मोमेंट पे कि फ्यूचर के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जब हम आज का काम करेंगे वो सस्टेनेबल है। तो वो कौन सा तरीका है सिंचाई का जिससे जो है वो पानी बचाया जा सके, सिंपल यही क्वेश्चन का मतलब है। तो वो तरीका होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, इस तरह के मशीन लगे होते हैं, इसमें पानी इस तरह से बूंद 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 निकलता है, स्प्रिंकल होता है इस तरह से, ठीक है। और ऐसे आपके खेतें होती हैं, हाँ, इस तरह का आपका खेत होता है, ठीक है, इसमें ऐसे से घास लगी होती है और इस तरह के स्प्रिंकल सिस्टम रहते हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, और इससे इस तरह से बूंद बूंद से पानी निकलता है। इससे क्या होता है ना, उतना ही पानी जाता है जितनी की ज़रूरत होती है, वेस्ट नहीं होता है, ओके। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ग्रेन एट होम। आपको घर में अपना जो अभी आपने देखा है कि खाद्य का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो कौन सी पत्ते को आप डालोगे, क्या आप पालक के पत्ते को डालोगे, करी पत्ते को डालोगे, तुलसी पत्ते को डालोगे या नीम के पत्ते को डालोगे। तो याद रखना, नीम के पत्ते को डालने से जो है कीड़े नहीं लगते हैं आपके अनाज में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वीड को किससे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वीडीसाइड। ये तो नाम से ही अब काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली, क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हमने बना लिए। अब आप लोगों का काम है कि इसको अच्छे से रिवाइज करना। इस चैप्टर से बहुत मसाला है क्वेश्चन पूछने के लिए, और सिर्फ बायो में ही नहीं, ज्योग्राफी में भी। तो एक पंथ दो कार्य हो रहा है, तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है इसको। इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत जल्द हम क्लास 10th में पहुंचने वाले हैं, सो एकदम मतलब 7, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब इतना भी कर लो ना तो मोर देन इनफ है। 11, 12 बहुत हाई लेवल हो जाता है, बट स्टिल आप 10th तक कर लो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो,
आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोलॉजी बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, समझ में अगर आ गया ना तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ आप लोगों को जहाँ रटने की ज़रूरत है वहाँ नेमोनिक दे दूँगी। तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से दूसरी क्लास में।